मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम ऐसी हस्ती को आपकी अदालत में पेश करते हैं जो न केवल अपने साम्राज्य को अपने साथ लेकर चलता है बल्कि अपने ऑरा को आस पास इधर उधर सब जगह फैलाता है। मेरी मुराद जिस व्यक्ति से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं वो हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उर्फ बाबा। करोड़ों की जुबान, पूर्वी राजस्थान के शक्ति संपन्न राजनेता, आदिवासियों के मसीहा और सच के लिए गला काटने और सच के लिए गला कटवाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जिस इकलौते व्यक्ति ने विपक्ष की भूमिका निभाई और विपक्ष को जिंदा रखा, आपको याद होगा, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या जनता से जुड़े कोई और मामले, हर मामले के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बिल्कुल प्रामाणिक विरोध से जनता को दिल जीता। परेशानी इस बात की है कि आज जब वो पूरी कांग्रेस को हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ गई है, तो भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर उनको अपनी नज़र टेढ़ी करनी पड़ती है। आपका मैं स्वागत करता हूं, आप आए। और सबसे पहले मैं जो आपसे सवाल करूंगा वो करूंगा राष्ट्रभक्ति का, ताकि अपनी बात फिर राष्ट्र तक आए। पहले तो संदूर से शुरू होते हैं, पहलगाम के नरसंहार के बाद में। ऐसा है जी, वैसे तो पहलगाम की घटना पर पूरे देश में जलजला आ गया था जी। आतंकवादियों को ठोका जाए, पाकिस्तान का इलाज किया जाए जी। अटल जी की कविता में था ना जी। ये दुनिया में से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। जी। ये पूरा देश की एक ऐसी धारणा बनी थी जी। परसेप्शन बना था। और मैं तो स्वयं 69 से जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था तब से राष्ट्रभक्ति के भाव भरे गीत सुनता आया हूँ जी। संघ की शाखा पे खेला हूँ, थर्ड ईयर रोटी स्टैंड किए, सब जिम्मेदारी को वहन किया है, जहाँ राष्ट्रभक्ति का भाव बताते हैं जी, जहाँ राष्ट्रपति भक्ति सिखाते हैं। अपन जो कर रहे हैं देश के लिए करना चाहिए, देश हमारे लिए प्रथम है, उस भावना से मैं काम करता रहता हूँ। तो जो पहलगाम में हुआ है वो सटीक जवाब मोदी जी की सरकार ने दिया है जी। क्योंकि आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करना, वो 25 मिनट में 9 को ध्वस्त कर देना जी, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी एक्सपर्ट सेना कोई नहीं सोचता था, दुनिया के दूसरे देश भी नहीं मानते थे, हमारे देश को भी पता नहीं था कि ऐसा सटीक निशाना लगाकर आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया गया। इससे गर्व है और देश में, दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ी है, ताकत बढ़ी है और भारत के नौजवानों को सब उनका लोहा मानने लगे। ये इंडस ट्रीटी जो हम लोगों ने बंद की है उस पर आप क्या कहते हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और ये नहीं है? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो हो ही गया ना। मना कर दिया, पानी जाना नहीं रहा तो पाकिस्तान में तरह तरह मछ रहे, तो फसल पैदा तो करना दूर की बात, पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो इसलिए प्रैक्टिकल तो ये बंद करने पे हो गई और ख़त्म कर देंगे बिल्कुल स्थायी रूप से। तो पाकिस्तान क्या कर लेगा जब तक वो आतंकवाद को नहीं रोकेगा, जब तक वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमको नहीं देगा, तब तक उनकी हालात यही दम घुट के उनके मरने की हालात बनी रहेगी। बाबा, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। आप वहाँ के किसानों की जो दुर्दशा होने वाली है उस पर आप अगर बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के किसानों की दशा, दिशा, दुर्दशा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है, अपने यहाँ राजस्थान देश का सबसे बड़ा भूभाग है जी, सबसे बड़ा राज्य एक तरह से, और भौगोलिक परिस्थिति विषम है। कहीं TSP कह रहा है, कहीं मरुस्थली है, कहीं शेखावाटी है, कहीं डांग का पिछड़ा हुआ इलाका, कहीं मंगरा है, कहीं मेवात है, डिस्पैरिटीज बहुत है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे प्रदेश में केवल 1% बरसात होती है जो हमारे लिए पर्याप्त नहीं। सरफेस वाटर नहीं, हमारे केवल मात्र एक चंबल का सरफेस वाटर है, वो भी, उसमें भी अपना मध्य प्रदेश का शेयर है, 50-50 शेयर से हम इसमें काम करते हैं। तो पहला तो यह है कि मोदी जी ने जो ERCP PKC हमको दिए जी, वो करीबन 13 जिलों के, अब तो 21 हो गए, 21 जिलों के 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करेगी जी, और 70% गांव में पानी जाएगा और 15% पानी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा
वैसे ही IGNP के कारण अपना जो मरुस्थल था वो बिल्कुल वहाँ फसल लहलाने लगी है, इंडस्ट्रीज भी आएंगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। तो ये इसके साथ साथ जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें एग्रीकल्चर की कुछ ऐसी योजनाएं को इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, जैसे पॉली हाउस है, माइनस इरिगेशन है, ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर है, उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा ताकि किसानों को उनको अच्छी पैदावार हो सके, मजबूत किया जा सके। बाबा, आपने बहुत कदम उठाए किसानों के लिए और किसान बीमा को लेकर आप बहुत गंभीर रहे, लेकिन किसान बीमा के लेकर आपने सवाल भी बहुत से उठाए। उन सवालों के उत्तर में आप क्या कहना चाहेंगे? जब चाहे वो बूंदी में 12,000 श्रमिकों का उनका मामला हो, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके का लीकेज इस पूरी योजनाओं में चल रहा है, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं। बिल्कुल, मैं सरकार में हूँ और मैं कोई इस बात की शर्म नहीं करता कि हो क्या रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना धरातल पर लागू नहीं हो रही है, नहीं हुई है। कोई ऐसे माफिया विकसित हो गए जो किसानों की प्रीमियम जमा करा देते हैं जी, और पैसा वो उठा लेते हैं। और एक और अजीब बात लगी कि जिसका KCC बन गया उसका फसल खराब हुआ ना हो, वो उसका पैसा अपने आप काट लेते हैं। तो ये तो अन्याय है कंपनी द्वारा। बिल्कुल। तो इस संबंध में एक दूसरी बात मेरे समीक्षा में ये आई कि किसान का फसल बोने से काटने तक, काटने पे किसान को देंगे, कटी हुई फसल अगर बर्बाद हो जाएगी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देंगे, खड़ी फसल में नुकसान हो तो नहीं दे सकते। तो ये डिस्पैरिटीज जो है मैं भारत सरकार से शेयर करूंगा और किसानों को उनको जो नुकसान होता है उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप तो कोशिश करेंगे, लेकिन आपके विधायक, चाहे वो दानिश अब्रार हों जिन्होंने अपनी माँ के को जो दिलाया जिस तरीके से, उस पर ये चलता है क्या है, दरअसल में ये होना नहीं चाहिए। मैंने एक इसी ढंग से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चलता है जी, उसका पैसा हमारे जरिए नहीं आता। तो मेरे इलाके में आप जानते हो ब्यूरोक्रेट्स बहुत हैं, विशेषकर हमारी मीणा कम्युनिटी के बहुत हैं। तो मैं जब इलाके में गया तो 10-20 बड़े बड़े पॉली हाउस देखे। अच्छा जी, सैकड़ों बीघा पे पॉली हाउस था। नहीं, तो मैंने यार ये कहाँ से ले आया, तो मैंने पता किया तो जो असरदार लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बड़े हैं, व्यापारी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो भारत सरकार से सीधा ही पॉली हाउस या ग्रीन हाउस ये ला रहे हैं। तो क्योंकि उसमें कोई राइडर नहीं है, कोई ले सकता है, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीब लोगों की सब्सिडी पैसे वाले नहीं खाएं। जैसे मोदी जी ने गैस की सब्सिडी के लिए अपील की, वैसे अपील या देश की जनता को करनी होगी ताकि गरीब को वास्तव में पैसा मिल सके और वो अपने पॉली हाउस या दूसरे हॉर्टिकल्चर की जो योजना है उनसे फ़ायदा उठा सके। बाबा, मेरा एक मूल सवाल है जिसे आप बहुत राजनीतिक तरीके से टाल गए, वो है कि दानिश अब्रार और ने जिस तरीके से अपने मदर को जो सब्सिडी दिलवाई, उस पर आप गलत ना कुछ वो गलत है। इसलिए गलत है कि वो उनके पिताजी बड़े नेता थे जी, वो दानिश की माँ भी MLA रही है जी, दानिश भी MLA रहा है जी, और मैं जानता हूँ अच्छी तरह संपन्न है, बहुत तो संपन्न। उनको इस बात की शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि हमने एक गरीब का हक मारा है और मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कब तक जांच हो जाएगी आपकी? होके आ गई है। मैं कल बैठूंगा जी, और कल ही कार्रवाई हो जाएगी। वाह। वो राजनीतिक दुर्भावना से नहीं, हाँ, कि गरीबों की सब्सिडी कोई भी खाएगा, कितना ही बड़ा हो जी, गरीबों का हक जो खाएगा। चलिए, अशोक गहलोत के समय में आपने MSP को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा और बड़ा आंदोलन, बड़ा अभियान छेड़ा था। आज स्थिति क्या है उस रेट को लेकर? MSP हर उसकी मोदी जी ने समय पे लागू किया है जी। उससे बढ़कर हमारे राज्य सरकार ने MSP एक्स्ट्रा दिए, गेहूं पे जैसे 125 रुपये दिए हैं, वैसे ही सब्सिडी बढ़ा के दिए। और चाहे केंद्र या राज्य की सरकार हो, किसानों के प्रति चिंतित है और MSP को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। लागू करेंगे या किया जा रहा है? कर रहे हैं आप, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से वो इस्तीफा वाला मामला जो था आपको, उसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद हो गया। कारण था मेरा क्या है, दरअसल में कोई विभाग नहीं मिला इसलिए नहीं दिया था मैंने, पर वो 3-4 संसदीय क्षेत्र जिसमें मेरा असर मैं मान के चलता हूँ, रात दिन जब घूमता हूँ ईस्टर्न राजस्थान का, मैंने घोषणा कर दी थी कि अगर हम सीटें हार गए 3-4 तो मैं
मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। कारण यही था, कोई नाराजगी नहीं थी। देखो ऐसा है, ये हारे क्यों? हमने तो संघ की हारने का तो समीकरण आपको पता है, पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया कि ST/SC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा, 400 सीट पार गए तो संविधान को ही बदल देंगे। ये नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस सफल हो गई, विरोधी सफल हो गए। और वो बेल्ट ऐसी है जहाँ ST/SC का प्रोडोमिनेशन है, तो ज्यादा सीट वो वोट है वो कांग्रेस की तरफ से। पर आपने तो कुछ जयचंदों का नाम लिया था कि कुछ जयचंद थे जिनकी वजह से, आप वो जयचंदों का आज खुलासा कर दीजिए। कौन कौन जयचंद ऐसे थे? जयचंद तो बहुत हैं जी, खुलासा कीजिए ना। कोई बड़ा जयचंद तो यहाँ अजमेर में हुआ था। अच्छा, ऐसा कोई नाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, असली जयचंद तो अजमेर का ही था, है ना? हाँ ठीक है, तो अब जनता ढूंढेगी कि वो अजमेर का जयचंद कौन था। एक पिछले राजकाज के जो कबाड़े थे उनको ना कबाड़ा सरकार बताया आपने, कबाड़ा, उन कबाड़ों पर आपने उस समय भी जमकर प्रहार किया और आज भी आप जमकर लगे हुए हो, लेकिन उन कबाड़ेबाजों की आज भी चल रही है। 1.5-2 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है, मंत्री का काम करना शुरू किया है। तो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो जी, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स की हो, चाहे पेस्टिसाइड की हो, चाहे सोलर पैनल हो, जहाँ जहाँ भी पिछले, चाहे नरेगा का काम हो, क्योंकि मेरे को ये शिकायतें मिली हैं कि नरेगा का काम हुए नहीं और पिछले राज्य में बेशुमार पैसा उठाया गया। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो इन सब की जांच चल रही है, आपको महीने 2 महीने में पता लग जाएगा। मुझे ये जानकारी, सबसे बड़ा धमाकेबाज मंत्रालय या तो ग्रामीण विकास विभाग होगा या कृषि होगा। नहीं, मुझे मैं ये कह सकता हूँ, भ्रष्टाचारियों को ऐसी नकल कसूंगा तो या तो कभी हम सुना करते थे गुलजारी लाल नंदा का फंदा या किरोड़ी लाल का फंदा, अब कुछ ही महीने बाद चालू। मुझे ये जानकारी मिली है कि आपने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की एक लिस्ट बाकायदा बना ली है और बिल्कुल उसको प्रमाणित करके लिस्ट बना दी है, बस अब आप उनको दंडित करने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की लिस्ट तो अपने आप ही काम करते समय पता लग जाती है, लेकिन एक माफिया बन गया उपभोक्ता को जो लूट रहा है, डीलर, एजेंट, फर्म वाला, एक दलाल और हमारे कुछ कर्मचारी, जो सब्सिडी या केंद्र राज्य की जो लाभकारी योजनाएं वो किसान तक नहीं पहुंचती, उसमें जो रोड़ा है उसको साफ करेंगे और जीरो टॉलरेंस का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं एक पर्सनल आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पार्टी आपसे खुश है? कोशिश तो यही करता हूँ, क्योंकि हम संघ की शाखा में गीत गाया करते थे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। हम किसी पद के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है संगासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए है साथ में आगे है बढ़ते जाना। जी, हम संघ की शाखा पर गीत गाया करते थे। तो पद का लक्ष्य ये तो नहीं सिंहासन चढ़े या पद पाए, देश के लिए सब मिलकर काम करो। लाखों कार्यकर्ता है गांव तक, तो ये थोड़ा सोचता है मैं MLA नहीं बना तो मैं पार्टी का काम नहीं करूं। हम सब, हमारी विचारधारा ये है जो पूरे देश को, राष्ट्र के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपने 10 साल में देखा होगा आज हमारे भारत देश की हैसियत क्या है। पहले तो प्रधानमंत्री जी कुछ मनमोहन सिंह जी गए थे, उनको भी एयरपोर्ट पर चेक कर लिया था। आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। टेढ़ी आंख से चीन ने देखा था, जो उसको अंदर घुसना पड़ा और उसके सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आप सरकार से खुश हैं? कौन? आप? ये बात देखो ऐसा है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि आप गोलमा से खुश हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, गोलमा जी से तो पूछना है कि आप वो खुश हैं कि नहीं? पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो उस रिश्तों को पर बाहर उजागर नहीं करे तो अच्छा रहता है। अच्छा। तो पार्टी के भाई, हमारा परिवार का मामला ऐसा होता है जी कि वो अंदर ही सुलझा लिया जाता नहीं, वो लेकिन सार्वजनिक है वो तो सारी चीज। आप कह रहे हैं कि अंदर सुलझा कहाँ है आप? अच्छा चलिए, तो भाजपा की, मेरी तरफ से तो कोई अटका हुआ है नहीं। तो भाजपा की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, उस पर आप संतुष्ट हैं? परफॉर्मेंस का एक उदाहरण आपको मैं दूंगा। हाँ। पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए जी। RPSC आपके यहाँ है, बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके यहाँ है। उनके सबके प्रमाण मैंने दिए, चाहे वो आपसे लिए हो, किसी से लिए, बिल्कुल उजागर किया, खूब चिल्लाए, धरना दिया और उल्टे उठाकर मुकदमा दर्ज नहीं किया, उठाकर मेरे को थाने में ले जाकर बंद कर दिया।
कम से कम हमारी सरकार इतनी आगे तो बढ़ी, 56 सब इंस्पेक्टर को जेल के सीखचों में डाल दिया है, बिल्कुल, और 2 आरपीएससी के मेंबर जेल के सीखचों में। गहलोत साहब ने तो कुछ किया ही नहीं था। इसलिए हम बढ़ रहे हैं सने सने, धीरे धीरे, और सब ठीक होगा। तो पर्ची सरकार से संतुष्ट हैं? पर्ची सरकार, ये क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का वो है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी हमारे राजनाथ सिंह जी जब आए थे तो हम पूरे 115 एमएलए से उन्होंने एक एक से चर्चा की। अच्छा, तो सबने भजन लाल का नाम लिया? ऐसी नहीं, भजन लाल का नाम नहीं लिया। फिर ऐसा हुआ था कि हम सभी, चाहे वसुंधरा जी थी, चाहे हम थे, कोई था, हमने कह दिया अधिक कि आप पार्टी जो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। और पार्टी ने फैसला कर दिया, हम उसके साथ हैं। भजन लाल की अगुवाई में हम सरकार को ले जा रहे हैं आगे। हाँ, और सरकार, आप समझते हैं कि यही प्रथा जो है आगे भी बढ़ती जाएगी? क्या, कौन सी गलत प्रथा है बताओ? ये पर्ची वाली के एक किसी का नाम आएगा वहाँ से, लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर तो नहीं हुआ ये? ऐसा नहीं है। देखो, मैं जो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सच्चाई कर रहा हूँ कि मैं भी उनमें एमएलएज में था जो एक एक से उन्होंने राय ली थी। तो ज़्यादातर की राय ये आई थी, आप जो निर्णय करके आए हो या हाईकमान जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो डेमोक्रेटिक तरीके से चयन हुआ है। अच्छा, आप इसको डेमोक्रेटिक मानते हैं? चलिए, अच्छी बात है कि आप ये इसे डेमोक्रेटिक मान रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से ये पूछा जा रहा है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से पूछता तो शायद आप ये जवाब नहीं देते। ऐसा ही कमरा जहाँ आप बैठे हो, ऐसे कमरे में एक एक बुला के एमएलए को पूछा था। वो औपचारिकता थी, क्योंकि उनको वही करना था जो करना था। नहीं, ऐसा नहीं है। जब निर्णय हमने उनके ऊपर छोड़ दिया तो जिस किसी को भी बनाए, और बन गए भजन लाल जी, उसके साथ हम सारे हैं, संगठन है, सारे एमएलए, राज चल रहा है। अभी तक आपको कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मिली नहीं होगी। भ्रष्टाचार की शिकायत, लैंड ऑर्डर की कोई बड़ी स्थिति आई नहीं, कोई ऐसा घोटाला आपके सामने मिला नहीं। और जैसा कांग्रेस में लूट मचती थी, कोई पेपर भी लीक नहीं हुआ, कई पेपर हो गए, और जगह भी निकाल रहे हैं, रिक्तियां भी भर रहे हैं। ये एसआई का जो पेपर है ये आउट हो गया, उस पर क्या आप सोचते हैं कि एसआई का ये परीक्षा रद्द हो जाएगी? मैं दृढ़ हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैंने पिछली सरकार में मुद्दा मजबूती से उठाया था। ये भी जी 17 पेपरों में लीक होने में ये भी था। और आरएस का जब हुआ था तब मैं आरपीएससी भी आ गया था एक दिन। तो मैंने उस समय चार्ज लगाया था कि आरपीएससी के यहाँ से पेपर लीक हुआ, वो सही निकला, जिसमें 2 लोग पकड़े गए जी। तो एसओजी ने जो जांच करी है, तो एसओजी ने भी ये माना है कि भाई पेपर रद्द होना चाहिए। बिल्कुल, रिपोर्ट में है बाकायदा उनकी। और पुलिस हेडक्वार्टर ने भी ये कहा है कि भाई रद्द होना चाहिए। एडवोकेट जनरल ने भी ये कहा है कि रद्द होना चाहिए। तो अब, और कैबिनेट सब कमेटी ने भी यही कहा है कि तो अब अगर नहीं होता है तो आप इसे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसापन पहले कैसे मान ले नहीं होता है? हाँ, नहीं हुआ तो मैंने तो बार बार मांग करी है मुख्यमंत्री जी से, अखबारों में भी छपा है जी। वो इसको भले अन्यथा ले, लेकिन समय की मांग है, जनता की मांग है, जवानों का इस और ये है कि पेपर रद्द होना चाहिए। चलिए, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। अक्सर मैंने आपको ये कहते हुए सुना है, एक बार मेरी फ़ोन से भी बात हुई थी आपसे, तो आपने कहा था ये मिलावट का समय चल रहा है, और इतनी मिलावट है। तो ये मिलावट, सियासती मिलावट, किस तरीके से लेते हैं इस मिलावट? सब जगह मिलावट है। कौन कहाँ किससे? आपके मीडिया में भी बहुत मिलावट है जी। मीडिया वाले मेरे से नाराज होंगे। अगर मीडिया सशक्त और मजबूत रहे, निष्पक्ष रहे जी, तो डॉक्टर केवड़ीलाल हो चाहे कोई और गहलोत हो, एक कदम भी गलत नहीं चल सकता। आप लोग भी माफियाओं से और हमसे मिल गए, और इसलिए जनता में असंतोष ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जब बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो, जो भू माफिया हो, उससे पॉलिटिकल सिस्टम मिल जाए, और पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब लोअर ब्यूरोक्रेसी का मिल जाना, जब ये एक हो जाए तो न्याय की आशा नहीं की जा सकती। नहीं की जानी। तो अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये सब अलग अलग चल रहे हैं, सब लोग ईमानदार हैं? आपने एक सवाल उठाया ना कि पत्रकार के राजनेता ईमानदार हैं? नहीं, मैं अधिकारी ईमानदार हैं? आप उसको बुरा नहीं माना। मैं ये मैं पत्रकार को बेईमान नहीं कह रहा। फिर मिलावट की किस? पत्रकार को मैं ये कह रहा हूँ, एक जमाना था जब कुलिस जी या उनके बेटे जो लिखते थे, या नव भारत टाइम्स वाले जो कलम चलाते थे, चतुर्वेदी जी, आशीष, हाँ, तो वो कलम किसी से रुकती नहीं थी। नहीं, ये भी मैं नहीं मानता सर, ये आपका व्यक्तिगत आज रुकती है। आप ये देखिए कि राजस्थान पत्रिका के कपूर चंद कुलिस ने जितने कंप्रोमाइजेस किए, जिस तरीके से उनको भवन मिला, सब कुछ मिला, ऐसा नहीं कह सकते कि आप वो बिल्कुल कलम नहीं रुकती थी। उनकी कलम भैरव सिंह शेखावत के समय में खूब रुकी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा। देखो,
पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की दृष्टि से देखो, उनको आर्थिक आधार से खड़ा तो करने की सरकार की जिम्मेदारी है, पर वो विज्ञापन देके अपने पक्ष में मीडिया को खड़ा करें या और दूसरे मीन से खड़ा करें तो वो गलत है जी। मैं उसको सही नहीं मानता। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज की मैं समय को? संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे 3 स्तंभ हैं जी चौथा पत्रकारिता है जी। सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक भी पाया हिले नहीं और लोकतंत्र मजबूत रहे और देश आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बाबा, जो कृषि मंत्री हैं हमारे यहाँ के। उन्होंने बेबाक होकर बहुत सहूलियत और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात कही। मेरे कड़वे सवालों का भी जवाब दिया। अगर कोई कड़वे सवाल ज़्यादा हो गए हों तो मैं आपसे क्षमा याचना करूँगा। और मैं भी क्षमा याचना करूँगा ना, पूरे मीडिया पे कोई लांछन नहीं लगाया। हाँ, कहीं कोई पत्रकार मेरे पीछे पड़ जाए, मैं पहले आपसे माफी मांग रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत से हैं जी, तालाब में एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो सारे पत्रकार ऐसे नहीं है। चलिए एक आध सारे नेता भी ऐसे नहीं है। आपका पहले एक आध मछली से बड़ा है और सारे ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे नहीं है। चलिए तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अपना वो किया। धन्यवाद। आज इतना ही।